हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने फोर्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि फोर्स क्या होता है। उसमें मैं आपको फ्रिक्शन पढ़ा रही थी। फ्रिक्शन आपके सिलेबस में है। फोर्स वगैरह के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिलेबस में से हटा दी हैं, इसलिए हम उनको नहीं कर रहे। लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको फिर भी उसके बारे में कि फोर्सेस क्या होते हैं, न्यूटन के तीनों लॉज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में मैं आपको बता रही थी आपको कि कोई भी पार्टिकल है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, और वो ऑब्जेक्ट फर्श के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, तो वहाँ पर एक फ्रिक्शन काम में करता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने इस बॉडी को धक्का दिया, फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यहाँ पे मैंने एस इसलिए लगाया क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्यों है स्टैटिक फ्रिक्शन, मैं बताऊंगी आपको। पहले आप फ्रिक्शन समझ लो कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक ऐसे सरफेस पर धक्का देते हो, है ना, जहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, धक्का दे रहे हो, खींच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप पुल करो या पुश करो, दोनों ही कंडीशन में आप फोर्स लगाते हो। और जब भी आप फोर्स लगाओगे तो ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड दिस सरफेस क्या होता है कि एक अपोजिट फोर्स उसकी डायरेक्शन में लगता है। मतलब एक तो फोर्स है, फोर्स के अपोजिट एक और फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। विदाउट दिस फ्रिक्शनल फोर्स आप चल भी नहीं सकते, चीज़ें एक जगह पर टिकी नहीं रह सकती। तो टिकी रहने का, स्टेबल रहने का, स्टेबिलिटी का क्या रीज़न है, दैट इज़ फ्रिक्शन। ठीक है, तो जैसे फ्रिक्शन कम होता है, अगर आप बर्फ़ पे चलो, है ना, तो बर्फ़ पे चलो तो आप इजीली नहीं चल पाते हो, क्योंकि बर्फ़ पे फ्रिक्शन कम होता है लेकिन कम होता है, इसलिए हम इजीली नहीं चल पाते। अगर आप फर्श पर तेल फैला दो, तो तेल फैलाने से क्या होगा कि जो फर्श है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। स्मूथ हो जाएगी का मतलब है उसका फ्रिक्शन कम है। फ्रिक्शन कम है इसलिए आप उस पर आसानी से नहीं चल पाओगे। समझ में आ गई बात आपको। जैसे आपने देखा होगा घर में कोई भी मोटर है या दरवाजे हैं, उनमें आप कभी कभी वो आवाज़ें करने लग जाता है, तो उनमें हम ऑयल डालते हैं ना, उनको लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं वहाँ पे। वो किस लिए होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से मशीनों में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से उनमें आवाज़ें आने लग जाती हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे सरफेस कॉन्टैक्ट में आती है, लोहे की चीज़ों पर जंग लगती है, तो वहाँ हम ऑयल लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। देखा होगा ना आपने, जो भी मशीनें वगैरह घर में होती हैं तो उनको स्मूथली चलाने के लिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑयल का यूज़ करने से घर्षण या फ्रिक्शन कम हो जाता है और वो आपस में एक दूसरे से टकराती नहीं है। जहाँ टकराव होगा एक दूसरे से, वहाँ पर एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होती है, और एनर्जी वेस्ट होती है, सरफेस ख़राब भी होती है। जैसे देखा होगा आपने, फर्श पर अगर आप किसी भारी चीज़ को रगड़ो तो फर्श ख़राब हो जाएगी। ख़राब क्यों होगी, ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स ही है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स that are contact that are in contact with the surface opposite to the applied force। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कांटेक्ट विद द सरफेस अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन हमेशा लगेगा अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स के। साइकिल चलाते हो तो एक फोर्स आपको महसूस होता है, कि आपको लगता है कि कोई खींच रहा है ना, तो वो ही है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ गई बात आपको। तो फ्रिक्शन का काम क्या है, चीज़ों को स्टेबल रखना, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाना। ज़्यादा फ्रिक्शन भी फ़ायदेमंद नहीं है, कम फ्रिक्शन भी फ़ायदेमंद नहीं है। हर चीज़ के लिए एक लेवल ज़रूरी है, एक लेवल का, एक लिमिटेड फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी। अगर आपने बहुत ज़्यादा लगा दिया, फर्श बहुत ही खुरदरी है, तो आप चीज़ों को खींच नहीं पाओगे, धक्का नहीं दे पाओगे, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाएगा। अगर आपने ऑयल फैला दिया तो इसका मतलब फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो कम भी नहीं चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, एक लिमिटेड उसमें चाहिए आपको। ठीक है, तो फ्रिक्शन सही रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ले लेना, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास small m is placed at a surface
in contact and we push or pull that object by a force F, ठीक है, then ऐसे लिखना, a force produced opposite to the applied force. A force produced opposite to the applied force, that is called friction. समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक ही काम करता है, मैं बताऊंगी दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, जब चीज़ें स्टेबल होती हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है जब चीज़ें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में होती हैं, स्पीड पकड़ लेती हैं, तो जो फ्रिक्शन काम करेगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ये यहाँ पे मैंने दिखाया ना, ये एस से शो किया, ये एस स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि इनिशियली ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, फिर मैंने इसको धक्का दिया। ठीक है, तो आप इसको कैसे दिखाओगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो उसके साथ कांटेक्ट में है, या फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो इनिशियली क्या होगा कि इनिशियली जैसे ही आप फोर्स लगाओगे अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप उसको चलाने के लिए जितना नेसेसरी फोर्स है उतना अगर आप नहीं दोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही आपने थोड़ा सा धक्का दिया टेबल को, इनिशियली आप ऐसे करके देखो, टेबल है ना, 15-20 किलो की टेबल है सपोज करो। ठीक है, आपने उसको इनिशियली थोड़ा बहुत केवल हाथ लगाया और हाथ से थोड़ा सा प्रेस किया, तो क्या टेबल खिसक जाएगी? नहीं खिसकेगी। तो आपने थोड़ा, जैसे ही आपने प्रेस करने की कोशिश की, जितना आपने फोर्स लगाया उसके अपोजिट एक और फोर्स क्रिएट हो गया, इसलिए टेबल जैसी थी वैसी है, हिली नहीं। ठीक है, फिर आपने थोड़ा और फोर्स लगाना शुरू किया, शुरू में आपने सपोज करो 10 न्यूटन बल लगाया, अब आपने उसको 20 कर दिया। ठीक है, 20 लगाया, लेकिन नेसेसरी है 50, अगर आप 50 न्यूटन लगाओगे तो वो थोड़ा हिलेगी। ठीक है, लेकिन आप 10, 20, 30, 40 देते गए, तो आपने 10 लगाया इस डायरेक्शन में तो 10 इस डायरेक्शन में क्रिएट हो गया, 20 लगाया तो 20 क्रिएट हो गया, 30 लगाया तो 30 क्रिएट हो गया। जब दोनों एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, दोनों बराबर लग रहे हैं, तो चीज़ जहाँ है वैसी ही रहेगी, स्टेबल रहेगी। अगर आप एक बंदे को खींच रहे हो तो दोनों हाथ पकड़ के, एक बंदे ने एक हाथ पकड़ रखा है, दूसरे ने दूसरा, और दोनों बराबर फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, तो वो जो बंदा है जिसको आप खींच रहे हो वो उस जगह पर स्टेबल रहेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल लगा रहे हैं। ठीक है, तो दो इक्वल अपोजिट फोर्स एक दूसरे के अपोजिट फोर्स अगर क्रिएट हो जाएंगे और वो इक्वल भी है, तो ऑब्जेक्ट आपका स्टेबल रहेगा। ठीक है, दो भाई बहन है किसी चीज़ पे लड़ रहे हैं, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो आपके हाथ में वो चीज़ स्टेबल रहेगी, हिलेगी थोड़ी ना वो। ठीक है लेकिन अगर आप एक डायरेक्शन में फोर्स जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में खिंचेगा। ठीक है, अगर ये फोर्स बढ़ गया, इस डायरेक्शन का फोर्स बढ़ गया, तो ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर इस डायरेक्शन का फोर्स बढ़ गया तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ में आ गई बात? तो जो मैं कह रही थी, दो बंदे एक बंदे को खींच रहे हैं, तो जिस भी बंदे ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया वो बंदा उसी की तरफ खिंच जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना आपको। तो 50 न्यूटन बल चाहिए, तो जैसे ही आपने 50 न्यूटन का बल लगाया, अब जो इस डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट हुआ वो हुआ, लेकिन 50 से कम होगा। सपोज करो 50 इसकी रिक्वायरमेंट है आपने, तो इस डायरेक्शन में 45 क्रिएट हो गया मैक्सिमम। 5 न्यूटन का जो बल फोर्स बचा उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट खिसक करके इधर चला गया। समझ में आ गया? तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक काम करता है जब तक फोर्स अप्लाई है।
समझ में आ गई बात। विदाउट एनी फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई एक्टिव नहीं होता। ठीक है, आपने जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगाना शुरू किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्रिएट हो जाता है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखें। स्टैटिक फ्रिक्शन is produced when an stable object is moved by applying a force। ठीक है, स्टेबल को आपने मूव करना स्टार्ट किया है तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम में आएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया। जैसे ही फोर्स बढ़ाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा। ये नहीं है कि बढ़ाते जाओ 20 30 25 30 100 करते जाओगे तो वो भी उतना ही होता जाएगा। नहीं भाई, खिसकना भी तो है ना। वो जो भी पर्टिकुलर टेबल है उसकी एक लिमिट है, वो कब तक स्टेबल रहेगी। अगर आप उसने कहा, आप एक बच्चे ने धक्का दिया, सपोज करो एक छोटा बच्चा है एक घर में, आपका छोटा भाई बहन है, ठीक है। अब वो छोटा बच्चा कितना ही बल लगा ले, कितना ही फोर्स लगा ले, बड़ी टेबल को धक्का नहीं दे पाएगा क्योंकि वो उतना फोर्स नहीं लगाएगा। जितना वो लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो वो चीज़ खिसक ही नहीं पा रही। लेकिन अगर आप धक्का लगाओगे तो ज़्यादा फोर्स से लगाओगे जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो अपोजिट फ्रिक्शन क्रिएट होगा बट वो कम होगा लेकिन चीज़ खिसक जाएगी। बात समझ में आ रही है? अंतर समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। आप क्या लिखोगे? इफ़ फोर्स कैपिटल एफ increases then static friction Fs also increases। ठीक है, बट अ सर्टेन लिमिट। ये नहीं कि बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, इंक्रीजेज बट अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, रिमेनिंग फोर्स ऑफ कैपिटल एफ एंड एफ एस दोनों लगे, है ना। तो एफ एस से अगर ज़्यादा हो गया, एफ माइनस एफ एस जो बचेगा वो उसको फिर मूव कराएगा। ठीक है, ठीक है। चलें, रिमेनिंग फोर्स ऑफ एफ एंड एफ एस विल रिमूव द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या हुआ, जो बॉडी को रेस्ट पोजीशन में रखे हुए है, बनाए हुए है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप क्या रखोगे, लिखोगे देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन remains the body or an object at rest। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक है जब तक कि वो क्या कर रहा है, बॉडी को रेस्ट पोजीशन में रख रहा है। यानी कि 45 न्यूटन तक का स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या काम करता है, वो क्या काम करता है स्टैटिक। अच्छा, जब मैंने बोला ना बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन फिर खत्म। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक स्टेबल बॉडी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक टेबल को आप धक्का दे रहे हो तो जब तक वो मूव नहीं कर रही है तो वो उसका फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसा नहीं है कि जब वो चलने लग जाएगी तो फ्रिक्शन काम में नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा, पर वो कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो जब तक आप साइकिल को रोके हुए हो, पैडल दे नहीं पा रहे हो, धक्का नहीं मार पा रहे हो, तब तक वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। जैसे ही उन्हें चलना शुरू कर दिया तो भी तो पहिए और जो सड़क है उनके बीच में कांटेक्ट है, तो वहाँ जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबल पार्टिकल, स्टेबल ऑब्जेक्ट। तो जब तक स्टेबल रहेगी स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी एक्टिव। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन रिमेन्स द बॉडी और एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। समझ में आ गई बात आपको? और जैसे उसने मूव करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा भी मूवमेंट कर दिया, है ना, तो वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करेगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्टैटिक फ्रिक्शन
और स्टैटिक फ्रिक्शन में भी अभी और एक दो बातें हैं जिसको अपन कल डिस्कस करेंगे और आगे ही काइनेटिक फ्रिक्शन को भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।